नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। खबरों की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ में सभी 11 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नाम लगभग फाइनल कर लिए हैं और आलाकमान से अंतिम मुहर लगना बाकी है। आज देर शाम दिल्ली स्थित 10 जनपथ में लोकसभा के प्रत्याशी चयन के लिए कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की अहम बैठक हुई। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी PL पुनिया और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के नामों पर विस्तार से चर्चा हुई। सभी 11 प्रत्याशियों के नामों पर निर्णय ले लिया गया है। पुनिया ने कहा कि प्रत्याशियों की लिस्ट पार्टी की ओर से जारी की जाएगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने कहा कि CC की सिफारिश के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी नामों पर मुहर लगाएंगे, जिसके बाद AICC की ओर से प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की जाएगी। संभव है कि बस्तर समेत कुछ अन्य लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम AICC कभी भी जारी कर सकती है। हालांकि कई सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों के नाम सामने आने के बाद कांग्रेस के नाम सामने आने की जानकारी मिल रही है। आज CC की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और चुनाव समिति के तमाम पदाधिकारियों समेत छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी PL पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव प्रमुख रूप से मौजूद रहे। 11 की 11 पे विचार हुआ और निर्णय हुआ, और किसका हुआ ये यहाँ से CEC की रिकमेंडेशंस के बाद, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद पार्टी के द्वारा जारी की जाएगी, तब उसके बाद पता चलेगा। सभी सीटों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई और सभी सीटों की फाइनल हो चुका है और CEC का काम पूरा हो चुका है। अब अनाउंसमेंट हाईकमान के अनुमोदन के बाद ही होगा। वो कब जारी होगा इसके बारे में तो हाईकमान ही बता पाएंगे। तो वो अनाउंसमेंट होगा तो आप सबको पता चल जाएगा। तो दिल्ली में लगभग 3 घंटे CEC की बैठक चली है। 10 जनपद से नामों को तय किया गया है और छत्तीसगढ़ के लिहाज से कितनी अहम ये बैठक रही है और क्या कुछ नाम तय हुए हैं, ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार का। न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं सौरभ। CEC की बैठक हुई 10 जनपद में, छत्तीसगढ़ के लिहाज से क्या देखा जा रहा है कि कब तक नामों का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि नाम तो तय कर दिए गए हैं ऐसी खबर सामने आ रही है। किन सीटों पर नाम तय हुए हैं और कब तक सूची जारी की जा सकती है? देखिए तृप्ति, जो है 11 लोकसभा के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम जो है पूरी तरीके से तय कर लिए गए हैं और पूरी तरीके से जातिगत समीकरण देखे गए हैं। उसके अलावा जो है जिस तरीके से जो है एक क्राइटेरिया तय किया गया था उसके हिसाब से जो है नाम तय कर लिए गए। अब जो है सूची जारी करने का काम जो है AICC जो करेगी। इससे पहले कि आज जो है 3 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली और सभी जो 11 लोकसभा है उस पर जो है विस्तार से चर्चा हुई। एक एक बिंदुओं पर चर्चा हुई कि क्या इसको अगर लोकसभा के लिए अगर टिकट दे दिया जाता है तो क्या इधर फायदा होगा कि घाटा होगा। और जो है तमाम इस पे पहली बार ये देखने को मिला कि समीकरण जो जाति समीकरण बैठाने के लिए कि कैसे जो है अगर जो एक सीट को OBC को दिया जाता है, एक ST और एक SC या जनरल को दिया जाता है, तो एक ऐसा इस बार देखने को मिला गया कि एक लगातार जो लोकसभा के जो सीटें हैं उस पे जो है OBC या जनरल ये नहीं देखने को मिलेगा। तो स्पष्ट तौर पर जो आज ये देखने को हुआ कि जिस तरीके से 3 घंटे से ज्यादा देर की ये बैठक चली उसमें नाम तय कर लिए गए हैं। अब जो है CEC जो है राहुल गांधी को ये रिपोर्ट सौंपेगी, फिर राहुल गांधी जो है AICC को जो है वो लिस्ट जारी करेगी। और सबसे खास बात की सभी जो 11 लोकसभा उसके लिए नाम तय कर लिए गए हैं। जिस तरीके से अब ये कहा जा रहा है कि नाम कब तक जो है लिस्ट कब तक जारी होंगे, तो बता दूं मैं कि जो पहले और दूसरे जो फेज के जो चुनाव है उसके लिए जो है संभव है कि आज या कल में आने वाले 12 से 13 घंटे में जो है ये लिस्ट जारी हो जाए। पहले फेज में जो है केवल एक सीट पर बस्तर लोकसभा पे चुनाव होने मतदान होने हैं। उसके लिए जो सबसे 2 प्रमुख नाम जो सामने आ रहे हैं उसमें दीपक बैज है और जो है छबिंद्र कर्मा है जो महेंद्र कर्मा के सुपुत्र हैं। ये 2 महत्वपूर्ण नाम आ रहे हैं। उसके बाद दूसरे चरण में जो 3 लोकसभा सीटों पे चुनाव होना है, एक महासमुंद है, कांकेर है और राजनांदगांव है, तो वहां को लेकर भी नाम जो है तय कर लिए गए हैं और पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई है कि किस तरीके से जो है भाजपा को मात देने के लिए जो है कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नाम तय करे। अगर बात करें कि और अन्य जो 7 सीट बच रही है लोकसभा सीट की उन पर कैसे नाम जो है तय किए जाएंगे, तो बता दूं कि उस पर भी
नाम तय कर लिए गए हैं और सिंगल नाम जो तय किए गए। अब जो है उन सीटों पर जो है कांग्रेस जो है तब पत्ता खुलेगी जब जो है भाजपा जो है अपना जो है प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दे, क्योंकि इससे पहले विधानसभा चुनाव में देखा गया था कि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशियों के नाम पहले घोषित कर दिए थे, उसके बाद भी जो है भाजपा जो है ऐसे जो सिटिंग एमएलए उनको टिकट दे दिए थे और जो नतीजा ये देखने को मिला कि बीजेपी की हार हुई। तो ऐसे में अब पूरी तरीके से कांग्रेस जो है 11 के 11 नामों पर जो है निर्णय कर लिए गए। अब केवल जो है बाकी है कि किस तरीके से जो लिस्ट जारी हो रही है और लिस्ट के लिए बताया जा रहा है कि जो है आज ही नाम तय जो लिस्ट जारी हो जाते, लेकिन जो है 10 जनपद में राहुल गांधी के समक्ष जो है कई जो राज्यों के जो पीसीसी जो प्रतिनिधि है वो पहुंचे हुए हैं, इसलिए जो है आज लिस्ट जारी नहीं हो सकती। लेकिन अगर अभी तक जो है 3 लिस्ट जो है एआईसीसी ने जारी कर दी है, उसमें जो लगभग 12 से 13 राज्यों के लगभग बिल्कुल अब उस सूची का इंतजार है सौरभ, जिसमें छत्तीसगढ़ की सीटों का जिक्र होगा और नामों का जिक्र होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बीते लोकसभा चुनाव में केवल 1 सीट ही अपने खाते में दर्ज की थी और इस बार चुनौती काफी ज्यादा है और इसलिए भी खास है, ये दिलचस्प होगा चुनाव क्योंकि सत्ता में इस बार कांग्रेस है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में भी बीजेपी चुनाव समिति की बैठक चल रही है। पिछले 2 घंटों से ये बैठक जारी है। 10 राज्यों के प्रत्याशियों के नामों पर मंथन चल रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेता भी बैठक में शामिल हैं। पीएम मोदी और अमित शाह ये बैठक ले रहे हैं। बैठक के बाद 100 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान संभव है। तो 7 चरणों में चुनाव होने हैं और इस बीच बीजेपी सीसी की बैठक हो रही है, जहां 10 राज्यों के प्रत्याशियों के नामों पर मंथन चल रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेता भी इस बैठक में शामिल हैं। तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जिसमें आला नेता पहुंचे हुए हैं। छत्तीसगढ़ से भी पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के विक्रम उसेंडी ये शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और दिल्ली में ये बैठक चल रही है। लगातार 2 घंटे से ये बैठक जारी है, जिसमें 10 राज्यों के प्रत्याशियों को लेकर के मंथन चल रहा है और 2 घंटे से बैठक जारी है। 100 नामों के ऐलान की बातें अटकलें लगाई जा रही हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय राजीव भवन में आज 2 अहम बैठक हुई। पहली बैठक में रायपुर उत्तर विधानसभा का संकल्प शिविर आयोजित किया गया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सोशल मीडिया पदाधिकारियों की बैठक हुई। संकल्प शिविर में उत्तर विधानसभा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को कांग्रेस नेताओं ने लोकसभा में बूथ स्तर पर वोट जुटाने के टिप्स दिए। कांग्रेस नेता करुणा शुक्ला ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने 2 महीने में भाजपा के 15 साल की सत्ता से ज्यादा काम किया है। उन्होंने कहा कि अब हम सभी कांग्रेस के लोगों को सरकार की उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाना होगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सोशल मीडिया की बैठक में शक्ति ऐप को ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करने के निर्देश दिए गए। कांग्रेस नेताओं ने पूरे प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा लोगों को शक्ति ऐप से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को शक्ति ऐप से जोड़ा गया है। कि विधानसभा के चुनाव के समय शक्ति ऐप के माध्यम से और संकल्प शिविर के माध्यम से हमने पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया था। उन्हें ये बताया था कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा क्या है, हमारा विज़न क्या है कि हम छत्तीसगढ़ में सरकार हमारी बनेगी तो हम क्या करेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ राज्य चुनाव आयोग ने बिना बाधा की चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए तमाम इंतजाम किए हैं। वहीं प्रदेश के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मीडिया मॉनिटरिंग के लिए भी अलग से टीम का गठन किया गया है। आचार संहिता लगने के 24 घंटे के भीतर ही इन टीमों का गठन किया गया था। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में खास तौर से मीडिया की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रिंट मीडिया की खबरों पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी चैनल पर, सोशल मीडिया के सभी मैसेज पर चुनाव आयोग की कड़ी नजर है। किसी भी राजनीतिक पार्टी का प्रचार प्रसार पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। साथ ही प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मतदाता जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार की छूट है। आचार संहिता के उल्लंघन के लिए हमारे टीम्स हैं, 24 घंटे कार्य चल रहा है। मीडिया मॉनिटरिंग टीम्स हैं, टीवी के और सोशल मीडिया के और कंट्रोल रूम में बैठे हुए प्रिंट मीडिया की मॉनिटरिंग होती है। जब कोई शिकायत आती है या कोई ऐसा जानकारी आती है जो स्वयं में हम उसमें संज्ञान ले सकते हैं, तो हम उसमें नियमानुसार जो कार्यवाही होता है जांच करने के पश्चात उसमें कार्यवाही करते हैं।
लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी के सीनियर लीडर और प्रवक्ता नितिन भंसाली ने पार्टी छोड़ दी है। पार्टी सुप्रीमो अजीत जोगी को पत्र भेजकर नितिन भंसाली ने अपने इस्तीफे की घोषणा की है। हालांकि पहले से ही इसकी अटकलें लग रही थी कि नितिन भंसाली पार्टी छोड़ सकते हैं। रायपुर के उत्तर विधानसभा से नितिन भंसाली प्रत्याशी पद के दावेदार भी रहे और आखिरी वक्त में बी फॉर्म अमर गिदवानी को दे दिया गया था। नितिन भंसाली जेसीसीजे में प्रमुख प्रवक्ता के साथ विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक भी रहे हैं। नितिन भंसाली को जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का तेज तर्रार नेता माना जाता था। व्यक्तिगत कारणों की वजह से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया है और जेसीसीजे की प्राथमिक सदस्यता से भी मैंने इस्तीफा दिया है। आगे की रणनीति देखिए, मैं राजनीति जनसेवा एवं जनहित के लिए करता हूं। भविष्य में यदि मुझे जहां भी लगेगा कि मैं जनता की सेवा करने के लिए किसी राजनीतिक दल से जुड़ सकता हूं, तो निश्चित तौर पर मैं वो निर्णय लूँगा और बहुत जल्द लूँगा। छत्तीसगढ़ बीजेपी नेता आज दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक और संगठन मंत्री पवन साय दिल्ली पहुंचे हैं। ये सभी दिल्ली में भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में शामिल हो रहे हैं। दिल्ली जाने के दौरान विक्रम उसेंडी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों के लिए जल्द ही बीजेपी के प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया जाएगा। उन्होंने प्रदेश की सभी 11 सीटें जीतने का दावा किया है। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि रविवार और सोमवार को संसदीय बोर्ड की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व को दावेदारों का पैनल भेज दिया गया है। अब पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक में प्रत्याशियों पर फैसला लिया जाएगा। वहीं पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि प्रदेश की सभी सीटों के पैनल में सिटिंग सांसदों के साथ 3 से 7 नाम शामिल हैं। 17 और 18 केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। अमित शाह जी और चुनाव समिति के सदस्य रहेंगे। जो यहाँ से डिटेल पैनल गया है, उन पैनल में 11 लोकसभा सीट के अलग अलग प्रत्याशी और उनके मापदंड के आधार पर चर्चा होगी और अंतिम निर्णय निश्चित रूप से चुनाव समिति करती है, जिसमें सभी सदस्य उपस्थित रहते हैं। कि हमारे संसदीय बोर्ड की बैठक जो दिल्ली में होनी है 18 तारीख को, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे राष्ट्रीय हमारे उपाध्यक्ष जी और नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ हम संगठन महामंत्री सभी जा रहे हैं और निश्चित रूप से 18 तारीख बैठक के बाद देर रात तक किसी घोषणा की जाएगी संभवतः जी। केंद्रीय संसदीय बोर्ड के बैठक के बाद में प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। इन सारे विषयों को लेकर के दिल्ली प्रस्थान कर रहे हैं और जैसा जो समय निर्धारित होंगे उसके अनुसार से बैठक करेंगे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आईपीएस उदय किरण, सब इंस्पेक्टर समीर डुंगडुंग और सिपाही छत्रपाल सिन्हा पर एफआईआर करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद पूर्व विधायक मेहुल चोपड़ा हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर कोतवाली थाने मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि 19 जून 2016 को बालिका बाल बैडमिंटन की खिलाड़ी कोतवाली में छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज करानी गई थी। उसका आरोप है कि तत्कालीन सीएसपी उदय किरण, सब इंस्पेक्टर समीर डुंगडुंग और सिपाही छत्रपाल सिन्हा ने रिपोर्ट दर्ज करने की बजाय अभद्र व्यवहार किया था। मामले में कार्रवाई होता न देखकर तत्कालीन विधायक मेहुल चोपड़ा भी थाने पहुंचे थे, जहां पुलिस ने उनके साथ भी मारपीट की थी। इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, लिहाजा मेहुल चोपड़ा बिलासपुर हाईकोर्ट पहुंचे, जिसके बाद अब हाईकोर्ट ने आईपीएस उदय किरण, सब इंस्पेक्टर समीर डुंगडुंग और सिपाही छत्रपाल सिन्हा पर एफआईआर दर्ज करने के साथ ही पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। तो बिलासपुर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। 19 जून 2016 का ये मामला है। पुलिस पर मनमानी का आरोप लगा था। आईपीएस उदय किरण पर एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। तो महासमुंद से एक खबर आपको बता रहे हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। पूर्व विधायक विमल चोपड़ा के साथ मारपीट का मामला जो काफी तुल पकड़ा था और काफी चर्चा इस पूरे विषय को लेकर हुई थी। और ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस की दबंगई की तस्वीरें हैं। ये उस समय की तस्वीरें हैं 19 जून 2016 की, जब विधायक विमल चोपड़ा जनप्रतिनिधि के तौर पर थाने पहुंचे थे। उस खिलाड़ी की शिकायत पर जब पुलिस ने उनके साथ मारपीट की
और ये तस्वीरें खूब वायरल हुई थी। ये मुद्दा भी काफ़ी गरमाया था। और ये पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं कि एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच करने के निर्देश हाईकोर्ट ने दिए हैं। हाईकोर्ट का ये आदेश है कि दोषी जो हैं या आरोपी हैं उन पर एफआईआर दर्ज की जाए। हाईकोर्ट ने आदेश यह प्राप्त हुआ है कि जिस आवेदन के प्रकृति के अनुसार उसमें अपराध पंजीबद्ध किए जावे और उसमें संलिप्त जो भी हैं उनके खिलाफ यदि कार्रवाई किया जावे। प्रदेश के एक आईपीएस अधिकारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का निर्देश जो है वो माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए ऐसा फैसला आया है जिसको हम अपनी जीत मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे पुलिस प्रशासन अपना व्यवहार सुधारेगा। गरियाबंद से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। किराना दुकान में भीषण आग लग गई है। फायर ब्रिगेड और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। नागाबुड़ा इलाके की ये घटना है। तो बड़ी खबर इस वक्त गरियाबंद से बता रहे हैं आपको, किराना दुकान में आग लगी है। भीषण आग की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। नागाबुड़ा इलाके की ये घटना है। फारूक मेमन जुड़ गए हमारे साथ। फारूक, कैसे लगी है ये आग? किराना दुकान में आग लगी है और ये किराना दुकान काफी दिनों से चला रहे थे, इसके कारण माल भी इसके दुकान पे काफी थी और ये शॉर्ट सर्किट के कारण लगना बताया जा रहा है। साथ ही दूसरी ओर ये भी बात आ रही है कि दुकान में कुछ अगरबत्ती और दिया जलाने की भी बात आ रही है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हुई है कि आग कैसे लगी। लेकिन आग देखते ही देखते इतना भीषण रूप ले लिया है कि वहाँ का कूलर है, वहाँ का फ्रिज है, एसी वगैरह सारा कुछ जल गया है और दुकान में अब कुछ बचा नहीं है। सब मिला की स्थिति ये हो गई है कि आसपास के लोग भी इससे घबराए हुए हैं कि इनके दुकान में आग फैल न जाए। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई है और आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रही है और इन्हें 3 से 4 ट्रिप उसका आग बुझाने के लिए जाना आना पड़ा है। इसके चलते आग ठीक से बुझ नहीं पाई है, लेकिन ऐसा अनुमान है, ऐसा लग रहा है कि गांव वालों की मदद से जल्द ही आग बुझ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक जानकारी के लिए। तो ये आग जो लगी है जिसमें दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया है। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी है, लेकिन जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि संसाधन की थोड़ी सी कमी है, जिसकी वजह से अब जब गांव वालों की मदद सामने आएगी तो ये आग बुझ सकती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जगदलपुर के नगरनार इलाके में परिवहन कारोबार में कब्जे को लेकर 2 प्रमुख राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं में विवाद। गोलीबारी के सभी आरोपियों को प्रकरण में फैसला नहीं आने तक बस्तर से बाहर रहने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। गोलीकांड के प्रमुख आरोपियों में एक गुट से मलकीत सिंह, देवेश भदौरिया समेत एक अन्य आरोपी शामिल है। इस मामले में हाईकोर्ट की तरफ से आरोपियों को बेल दी गई थी, लेकिन दूसरे गुट ने जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों की बेल निरस्त करने की मांग करते हुए दलील दी कि ये लोग गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन आरोपियों को जिले से बाहर रखने के निर्देश दिए हैं। बिलासपुर शहर में चल रहा सीवरेज प्रोजेक्ट 11 साल का होने वाला है। इस बीच इस प्रोजेक्ट की समय अवधि को 7 बार बढ़ाया जा चुका है, लेकिन ये प्रोजेक्ट है कि पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक बार फिर इस प्रोजेक्ट की तारीख आगे बढ़ गई है और इसे दिसंबर 2019 से पूरा करने का दावा किया जा रहा है। ये खुदी हुई सड़कें, जगह जगह बने गड्ढे, ये बिलासपुर की पहचान बन गई है। जी हां, ये शहर का सीवर प्रोजेक्ट है, जिसका काम 2008 से चल रहा है और 11 साल में 7 बार इसकी डेडलाइन आगे बढ़ाई गई है। शहर की सड़कों और नालियों की खुदाई का सिलसिला 11 साल से चल रहा है, जिससे लोग परेशान हैं और नगर निगम प्रबंधन का ठेकेदार पर कोई नियंत्रण नहीं होना विपक्ष के लिए मुद्दा है। निविदा की शर्तों में यह था कि सिंप्लेक्स कंपनी को ही इस पाइपलाइन की टेस्टिंग करके देना है और उसको मालूम चल चुका है सिंप्लेक्स को ये पाइपलाइन फेल हो जाएंगी, इसलिए भाग रही है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट आदेश दे दिया है कि जब तक पाइपलाइन की टेस्टिंग नहीं होगी इस परियोजना को हैंडओवर नहीं लिया जाएगा। 2006 में सीवरेज प्रोजेक्ट के लिए 190 करोड़ की मंजूरी मिली थी, जो बढ़कर अब 422 करोड़ पहुंच चुकी है। लगभग 250 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाने के बाद एक भी जगह इसकी टेस्टिंग नहीं की गई है, लिहाजा गुणवत्ता को लेकर कोई टेस्ट नहीं हुआ है। निगम प्रशासन के नोटिस पर टेस्टिंग कराने में सिंप्लेक्स कंपनी को कोई दिलचस्पी नहीं है।
कि इन कामों को करने के लिए हमको एक विशेषज्ञ टाइप के इंजीनियर हों जो इसके पारंगत हों और इसमें अपना पूर्णकालिक रूप से दें समय। तो ये योजना निश्चित तौर पर दिसंबर 19 तक पूर्ण हो जाएगी और आवश्यक संसाधन भी शासन स्तर पर यदि हमको मिलेंगे इंजीनियरों के साथ साथ तो हम निश्चित तौर पर इसको पूर्ण कर पाएंगे। नगर निगम की सरकार भाजपा के हाथों में है और कांग्रेस लगातार सड़क से लेकर सदन तक में गुमराह करने का आरोप लगाती रही है। खास बात यह भी है कि राज्य शासन ने काम आगे बढ़ाने की अनुमति जनवरी 2016 से ही नहीं दी है, लेकिन नगर निगम प्रबंधन सिर्फ और सिर्फ MIC में प्रस्ताव पास कराकर काम को आगे बढ़ाती जा रही है, जो नियम विरुद्ध भी है, क्योंकि MIC में 1.5 करोड़ तक के काम का प्रस्ताव पास करने का अधिकार है, जबकि सीवरेज का काम इससे कई गुना ज्यादा का है। मनोज सिंह, IBC 24, बिलासपुर। जांजगीर चांपा में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दो डीओ पदस्थ हो गए हैं और दोनों आपस में दावा कर रहे हैं कि वे जिले के डीओ हैं। इस वजह से डीओ कार्यालय में अजीब हालात बन गए हैं। दरअसल राज्य शासन के स्थानांतरण आदेश को चुनौती देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी DK कौशिक ने न्यायालय से स्टे ऑर्डर प्राप्त कर लिया है और अपने स्थान में यथावत हैं। वहीं दूसरी ओर शासन के आदेश पर नए डीओ KS तोमर ने जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। ऐसी हालत में जिला शिक्षा कार्यालय में दो डीओ हो गए हैं, जिसके कारण अन्य अधिकारी कर्मचारी परेशान हैं। वहीं इस मामले पर कलेक्टर का कहना है कि कोर्ट के आदेश का सम्मान किया जाएगा और अगर पुराने डीओ ने कैबिन में ताला जड़ा है तो कार्रवाई की जाएगी। हमारा स्थानांतरण डाइट नगरी से जिला शिक्षा जांजगीर के लिए हुआ है। मैंने 1 तारीख को आकर के यहाँ कार्यभार ग्रहण कर चुका हूँ और उसमें कोई प्रकार का अन्य आदेश मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर के पद पे वर्तमान में जो जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्त है उनके बाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश आया है, जिसके परिपालन में चूंकि वो आदेश 11 तारीख को आया है और उसमें समय है, दोनों ही आदेश का पालन किया जाना आवश्यक है। जांजगीर जिला जेल के 20 विचाराधीन बंदियों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सिरदर्द और पेट दर्द की शिकायत के बाद सभी 20 विचाराधीन बंदियों को जिला अस्पताल ले जाकर इलाज कराया गया। बंदियों के एकाएक इतनी संख्या में तबीयत बिगड़ने से सवाल भी खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि जिला जेल में भारी अव्यवस्था है। जिला जेल में विचाराधीन बंदियों की संख्या करीब 300 है, जबकि बैरक उस हिसाब से बेहद कम है। 70 से 80 बंदियों की क्षमता वाली जिला जेल में बंदियों की संख्या कई गुना अधिक है, जिसके कारण हर साल गर्मी शुरू होते ही जिला जेल में बंदियों की तबीयत बिगड़ने की समस्या बढ़ जाती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।